हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, और अब जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पार्थ एकेडमी में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं सकुशल होंगे। तैयारी कैसी चल रही है आप सभी की? तो मैं ये उम्मीद लगाए बैठा हूं कि इस बार हमारे फौजी बनने का सपना पूरा होगा। दोस्तों वो दिन आ चुका है हमारे सामने, बहुत ही नजदीक वो दिन है जिस दिन का हम लोगों को बेसब्री से इंतजार था, जब हमें हमारा सपना पूरा करना है। दोस्तों इस बदन पर खाकी वर्दी चढ़ने वाली है, हमारे घर के सामने वो जश्न का माहौल पैदा होने वाला है जिस जश्न का इंतजार हम कई दिनों से कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तैयारी में, इस जंग में, इस महायुद्ध में आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज मैं साइंस के 15 आउट ऑफ 15 इस श्रृंखला का पार्ट आपके लिए लेकर आया हूं। बहुत ही अच्छे प्रश्न और बहुत ही धमाकेदार सेशन। आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 32 को। 31 प्रैक्टिस सेट अभी तक मैं पढ़ा चुका हूं दोस्तों। काफी जी जान लगा के हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ताबड़तोड़ वार कर रहे हैं हर एक क्वेश्चन पर कि एक भी प्रश्न इस बार एग्जाम में बाहर ना जाए। दोस्तों इसी उम्मीद के साथ में आज मैं फिर हाजिर हूं आपके बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला के साथ। दोस्तों वीडियो शुरू करने के पहले वही बात कहूंगा, धमाकेदार वीडियो को शेयर कीजिए। हमें और किसी प्रकार की चाहत नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो पहुंचाइए। ये क्लास पूर्णतः निःशुल्क है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो किसी कारणवश घर से ना निकल पाए हो। तो दोस्तों कॉपी निकालिए मेरे साथ और शुरू कर लेते हैं आज का ये महासेशन। तो हम लोग पढ़ेंगे आज प्रैक्टिस सेट 31। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी में, देखते हैं आज के क्वेश्चन क्या होने वाले हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है। और बहुत ही शानदार प्रश्न आज मैं फिर लेकर आपके लिए आ चुका हूं। दोस्तों आज की सेशन का पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने। चलिए तो मेरी आवाज ठीक से आ पा रही है आप लोगों के पास? तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहला क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं कि ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से कटा जा सकता है। चाकू से आसानी से कटने वाली धातु का नाम आपको बता देना है। ये आर्मी एग्जाम्स में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। अब दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि यदि आप आर्मी जीडी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आर्मी जीडी के लिए ये मेरे सभी सेशन काफी महत्वपूर्ण है, ट्रेडमैन, आर्मी जीडी और सभी के लिए। पर मैं आपको बोलूंगा कि यदि आप नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट पर जाइएगा वीडियो की, मेरे वहां पर ग्रुप डी लेवल के सारे क्वेश्चन की पीडीएफ बनी हुई है या वीडियोस है, तो वो वीडियोस आप लोग देख लीजिए। अब दोस्तों यहां पर मैं स्पेशल टारगेट कर रहा हूं जीडी और ट्रेडमैन, और हाँ कुछ क्वेश्चन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट वगैरह सभी एग्जाम में यहां से जरूर कॉपी होंगे, पर आप वहां के वीडियो भी देख लें ताकि काफी ज्यादा फायदा आपको यहां से होने वाला है। अब यहां पर क्वेश्चन है कौन सी धातु है जिसे चाकू से काट सकते हैं। तो यहां पर ऑप्शन देके रखा है सोडियम, एल्यूमिनियम, सिल्वर और तांबा। सभी बच्चों को इसका आंसर अच्छे से पता है कि इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा सोडियम। सोडियम जिसका सिंबल होता है Na, परमाणु क्रमांक 11 और परमाणु भार 23, ये लिख दीजिएगा। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा? 11 होगा और परमाणु भार कितना होता है? 23 होता है। अब दोस्तों सोडियम की बात करें, इसे कहां रखा जाता है? तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम को कहां रखते हैं? तो मिट्टी के तेल में इसे रखा जाता है, मिट्टी के तेल में। दोस्तों ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है, अगर आप पानी के अंदर भी इसको डाल दोगे तो ये काफी तेजी से जलेगा, इसलिए हम इसको कहां रखते हैं? सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम एक लाजवाब प्रश्न है, आर्मी के लिए हमेशा पूछा गया है। इसका घनत्व कम होता है इसलिए जल की सतह पर यह तैरता है। तो जल की सतह पर तैरने वाली ये मेटल है, सतह पर यह तैरती है, इसलिए इसे पानी में नहीं रखा जाता, पानी में ये आग लग सकती है। इसका आकार मटर के दाने के समान होता है, तो मटर के दाने जैसा आकार इसका होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। सोडियम को लेकर कुछ अयस्क हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट की आपको याद रखना है, NaCl किसका फार्मूला है? ये साधारण नमक का फार्मूला है। तो साधारण नमक का फार्मूला क्या होगा? NaCl होगा। दोस्तों ये आया हुआ है पिछली शिफ्ट में भी, आप पिछली एग्जाम्स में ये पूछा जा गया है और इस बार भी ये क्वेश्चन जरूर आएगा। अगला हम लोग देखेंगे चिली सॉल्टपीटर किसका अयस्क है? चिली सॉल्टपीटर ये नर्सिंग जैसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ऐसे नाम। चिली सॉल्टपीटर ये सोडियम का अयस्क माना जाएगा। फिर एक नाम और भी आपको याद रखना है, बोरेक्स जिसे हम लोग कमर्शियली सुहागा के नाम से जानते हैं। ये सुहागा किसका अयस्क है या बोरेक्स किसका अयस्क है? तो ये भी सोडियम का अयस्क माना जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपको पढ़ाए हैं, ये काफी अच्छे से आप लोगों को समझ में आए होंगे।
चलिए दोस्तों, तो सही जवाब सोडियम हम लोगों ने देखा है। हाँ, सोडियम और पोटेशियम, पोटेशियम भी इसके साथ आप इन्वॉल्व कर लीजिए कि जो नेचर सोडियम को आपको दिखाई दे वही पोटेशियम के है। पोटेशियम को भी चाकू से आसानी से काट सकते हैं। दोस्तों ताबड़तोड़ पढ़िए, इतना पढ़िए कि इस बार 50 में से 50 क्वेश्चन आप लोग सोल्व करके आए, चाहे आप किसी भी ट्रेड से हैं। दोस्तों मेहनत होगी तो मेहनत रंग जरूर लेकर आएंगी। मैंने उन बच्चों को भी सिलेक्ट होते हुए देखा है जिन बच्चों ने पूरी तरीके से हार मान ली थी। दोस्तों वो खड़े हुए, दौड़े और अपनी मंजिल को पा गए। तो आप उन्हीं में से शामिल है दोस्तों। हम इतने हम लोग हल्के नहीं है कि हम लोग इस बार जॉब ना ले पाए। तो दोस्तों इस बार खूब मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, जितनी मेहनत आप कर सकते हैं अनलिमिटेड पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, चिकनगुनिया किस परजीवी के काटने से होता है? आपका बहुत ही शानदार प्रश्न। चिकनगुनिया और डेंगू के बारे में मैं प्रीवियस सेशन में आपसे डिस्कस किया था। अब देखो ये दोनों बीमारी अगर हम देखें तो वायरस से होने वाली बीमारी होती है। चिकनगुनिया वायरस से होने वाला रोग होता है। दोस्तों ध्यान देना, ये वाहक के द्वारा फैलते हैं और इसमें जो वाहक होती है एक मच्छर होता है जिसका नाम है एडीज एजिप्टी। एडीज एजिप्टी, ये एडीज एजिप्टी नाम का जो मच्छर है ये काटेगा और ये चिकनगुनिया के वायरस को हमारे अंदर इंसर्ट करेगा। तो आपको ध्यान देना है एडीज एजिप्टी ये क्या है, तो ये एक मच्छर है और मच्छर यहाँ पर दिया है मॉस्किटोज, तो मॉस्किटोज आ जाएगा सही जवाब। स्वाइन फ्लू भी वायरस से होता है, H1N1 वायरस, आपको याद रखना है इस वायरस का नेम H1N1 वायरस। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स भी वायरस के रोग है और बैक्टीरियल डिसीज ढेर सारी है। मैंने प्रीवियस तभी सेशन में कहीं ना कहीं इनके रोग आप लोगों के लिए लेकर आया था। तो एडीज एजिप्टी, अब दोस्तों इनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है प्लेटलेट्स की काउंट, प्लेटलेट्स की संख्या गिरती है या प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होती है। डेंगू और चिकनगुनिया ये दोनों बीमारी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। हमारे घरों पर जो ऐसे सामग्रियां पड़ी रहती जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता है या घर के आसपास का कोई ऐसा स्थान जहां बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है, तो सबसे पहले आप उसे खत्म करें, क्योंकि इन्हीं पानी में डेंगू और चिकनगुनिया के जो मच्छर हैं उनके लार्वा पनपते हैं। या कई लोगों की एक आदत होती है घर के छतों पर कई सारे डिब्बे, खाली डिब्बे पटक देते हैं और वहां उन खाली डिब्बों में जो पानी भरा रहता है वहां ये लार्वा पनप जाते हैं। तो दोस्तों इन चीजों को खत्म करें ताकि इस डेंगू और चिकनगुनिया से हम बच सके। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस रसायन को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके लिए आज का। तो किस केमिकल को टोटली बैन किया गया है भारत में? तो हम लोग देखेंगे, पहला है यहाँ पर क्लोरोफॉर्म। दोस्तों क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। इसे हम लोग निश्चेतक के रूप में उपयोग करते हैं, निश्चेतक के रूप में उपयोग करते हैं, यानी कि बेहोशी की दवा कौन है? तो बेहोशी की दवा क्लोरोफॉर्म ही होता है। बेहोशी की दवा क्लोरोफॉर्म को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग बात करते हैं क्लोरोडेन। तो दोस्तों ये क्लोरोडेन क्या चीज है? तो क्लोरोडेन मैं बताने वाला हूं आपको कि ये कीटनाशक होता है, एक प्रकार का कीटनाशक होता है। ये ह्यूमन हेल्थ के लिए और पर्यावरण के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह होता है। अगर इसका उपयोग मानव त्वचा इसके संपर्क में आ जाए तो त्वचा कैंसर और कई सारी बीमारियां, त्वचा के रोग इससे पैदा होते हैं क्लोरोडेन के द्वारा। यूरिया की हम बात करें तो ये एक प्रमुख उर्वरक माना जाता है और इस यूरिया में हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन 46% होता है, तो इसका उपयोग तो हम अभी कर रहे हैं। अगर हम लोग एनपीके की बात करें तो दोस्तों एनपीके के बारे में अच्छे से पता है, ये एसेंशियल प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, पौधों के लिए बेहद जरूरी न्यूट्रिएंट एनपीके माना जाता है, जिसे हम लोग अलग अलग फॉर्म में पौधों को अवेलेबल करवाते हैं। अब ये क्लोरोडेन यहाँ पर इसका सही जवाब होगा, क्योंकि क्लोरोडेन एक घातक कीटनाशक है, इंसेक्टिसाइड है, हार्मफुल इंसेक्टिसाइड है, जिससे स्किन के कैंसर और त्वचा संबंधित कई सारी बीमारियां हमारे अंदर क्रिएट होती है। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा क्लोरोडेन। क्लोरोफॉर्म का उपयोग हम बेहोश करने की दवा के रूप में करते हैं, इसे हम लोग एनेस्थेटिक दवाई के नाम से भी जानते हैं। तो किसे पूर्णतः प्रतिबिंब? क्लोरोडेन इसका आ जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आज के सेशन में बहुत शानदार प्रश्न है। ये सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे नर्सिंग असिस्टेंट की एग्जाम आप दे रहे हो, मैंने आपको कहा है कि आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाने के बाद में आपको वहां पर ग्रुप डी और रेलवे के स्पेशल प्लेलिस्ट मेरे वीडियो मिल जाएंगे। दोस्तों सारे वीडियोस देख लीजिए, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए और टेक्निकल के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद ये वीडियोस होने वाले हैं। तो ये वीडियोस पर डे एक वीडियो आपको खत्म करना है। अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे पास आ सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों ध्यान देना है कि अनाज के फफूंद को दूर करने के लिए सर्वोत्तम विधि इसमें से क्या है, आपको बता देना है। देखिए कई बार हम लोग ऐसा करते हैं कि कोई भोजन होता है या फूड मटेरियल होता है, उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें हम किसी प्रकार की चीजों को मिलाते हैं ताकि वो लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व किया जा सके।
तो जैसे हम लोग अचार बनाते हैं तो अचार के अंदर हम लोग नमक का इस्तेमाल भी करते हैं, या फिर आपने देखा चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि उस चिप्स को लंबे समय तक खराब होने से बचाया जा सके। अब ये कई सारे टर्म्स आप लोगों ने पढ़े। अब इसी में से आता है कि जब हम अनाज का भंडारण करते हैं तो अनाज को कवक यानी कि फफूंद और बैक्टीरिया से बचाने के लिए, कवक और बैक्टीरिया को बचाने के लिए हम लोग उसमें कुछ पदार्थ मिलाते हैं या केमिकल मिलाते हैं। अब ये केमिकल क्या होता है? क्या कोई अम्ल मिलाएंगे या फिर एनपीके मिलाएंगे या ह्यूमस मिलाएंगे या फिर प्रोपाइनिक? ये प्रोपाइनिक पूरा नाम होता है प्रोपाइनिक एसिड। अब दोस्तों मैं बता दूं, प्रोपाइनिक अम्ल एक प्रकार का प्रिजर्वेटिव केमिकल है। प्रिजर्वेटिव केमिकल का मतलब है कि ये अनाज को कवक और बैक्टीरिया के संक्रमण से बचाता है, लंबे समय तक उन्हें भंडारण करने में मदद करता है। प्रोपाइनिक अम्ल, इसका जवाब हो जाएगा प्रोपाइनिक अम्ल। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि यहाँ आपके लिए जी जान लगाकर मेहनत हो रही है तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर किए। आज अपने स्टेटस पर इस वीडियो को जरूर लगाएं। आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत बेहद जरूरी होगा। दोस्तों थोड़ा सा डेडिकेट रहिए, संस्था के प्रति अपना समर्पण भाव दिखाइए, क्योंकि संस्था ने निःशुल्क ये कक्षाएं आप लोगों को उपलब्ध करवाई। दोस्तों ये कक्षाएं पैड होनी चाहिए क्योंकि कंटेंट आप लोगों ने देख लिया, हर क्लास का कंटेंट जबरदस्त है, पर इस बार हमने उन जरूरतमंदों तक ये वीडियो पहुंचाया है जिन बच्चों ने घर से नहीं निकल पाए किसी कारणवश, और इस बार उनको फायदा होगा, इस बार उनका सिलेक्शन भी होगा। तो कवक और बैक्टीरिया से बचाने के लिए आप अनाजों में प्रोपाइनिक अम्ल मिला सकते हैं और उन्हें दूर कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा है चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन भरी जाती है, अचार में हम मिलाते हैं। एक एग्जाम में याद रखना है कि जो खाद्य पदार्थ होता है उनमें सोडियम बेंजोइड मिलाया जाता है, सोडियम बेंजोइड मिलाया जाता है, और ये सोडियम बेंजोइड खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए। आपने देखा है एक और प्रिजर्वेटिव आप लोगों ने नाम सुना है, फॉर्मेलिन। अब फॉर्मेलिन का उपयोग कहां करते हैं? तो आपने देखा होगा लैब में अगर आप गए तो कई सारे जीवों को उसके अंदर डुबो के रखा जाता है। एक लिक्विड आपने जरूर देखा होगा। तो दोस्तों वो जितने भी प्लांट और एनिमल होते हैं उनको एक लिक्विड में डुबो के रखा जाता है। वो लिक्विड भी एक प्रिजर्वेटिव लिक्विड है जो लंबे समय तक खराब होने से जीवों को बचाता है। तो जीवों की रक्षा करने हेतु, है ना, इनके अंदर उनको डुबो के रखा जाता है जिनको ये रिसर्च के लिए लंबे समय तक रखे जा सके। तो ये प्रश्न बड़ा जबरदस्त है, नर्सिंग असिस्टेंट वाले सभी लोग ध्यान दें, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। फूड प्रिजर्वेटिव्स आते ही आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग मूव करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोलेरा हैजा किसके कारण होता है, आपको बता देना है। देखिए कई बार ये पढ़ा चुका हूं, कोलेरा या हैजा एक प्रकार का बैक्टीरियल डिसीज है, जीवाणु से होने वाला रोग है। इस जीवाणु का नाम क्या है? विब्रियो कोलेरी। इस जीवाणु का नाम है विब्रियो कोलेरी नाम का बैक्टीरिया, इसे हम कोलेरा भी कहा जाता है। इसलिए ये होता कैसे है? तो ये दूषित खाना या दूषित भोजन और गंदा जल पीने से होने वाला रोग है। दोस्तों आप नोट्स बनाइए मेरे साथ, लिखने में आलसी नहीं होनी चाहिए। अगर वर्दी चाहिए तो आपको आज मेहनत बहुत जरूरी है, मेहनत कीजिए, ताबड़तोड़ मेहनत कीजिए, अनलिमिटेड मेहनत कीजिए। चलिए अभी सोना कम कीजिए और काम ज्यादा कीजिए, समय कम है। आपकी लड़ाई उन बच्चों से है जो आपके लेवल में है। एक एक नंबर्स आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक नंबर आपको मेरिट में अंदर भी ले सकता है और एक नंबर आपको मेरिट से बाहर भी कर सकता है, और फिर होगा एक लंबा इंतजार। और दोस्तों अगले साल क्या हालात बने आपको नहीं पता है, इसलिए ये उचित समय है आपको सिलेक्शन लेने का। निकल जाइए इस बार, इंतजार मत कीजिएगा। तो विब्रियो कोलेरी इसका आ जाएगा सही जवाब। स्वाइन फ्लू क्या है? तो वायरस है, मैंने आपको बता दिया। चिकनगुनिया, बैक्टीरिया, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूं, आपको अच्छे से समझना है। चलिए तो हैजा या कोलेरा हम लोग बात करने वाले हैं। हाइड्रोजन के यौगिक का सूत्र क्या होगा? हाइड्रोजन का सूत्र सभी को पता है, एक होता है अणुसूत्र, एक होता है अणुसूत्र। तो दोस्तों हाइड्रोजन के यौगिक का सूत्र होता है H2। जो हाइड्रोजन होता है वो द्विपरमाणुक अणु होता है, द्विपरमाणुक अणु, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं डाई एटॉमिक एटम्स। डाई एटॉमिक का मतलब है कि आपने हाइड्रोजन को इस फॉर्म में नहीं बल्कि H2 के फॉर्म में देखा होगा। तो डाई एटॉमिक एटम कौन कौन से? H2, O2, Cl2, F2, इस तरीके से जितने भी एटम्स आपको नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे डाई एटॉमिक एटम्स होते हैं, कि ये दो अणु अपने साथ रखते हैं और ये पाए जाते हैं। तो इन्हें द्विपरमाणुक अणु के नाम से हम लोग जानते हैं। सही जवाब इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि हाइड्रोजन का यौगिक हो जाएगा ये। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व माना जाता है, लाइटेस्ट एलिमेंट है ये नेचर का। और मैं आपको बता दूं ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस भी हाइड्रोजन है। इन बातों को मैं आपको पहले समझा चुका हूं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करते हैं। जहरीली गैस का नाम आपको बता देना है। इनमें से कौन जहरीली गैस है दोस्तों? सही जवाब आपको देना है। पहला ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और ओजोन। ओजोन के बारे में हमें पता है, ये तो हमारे लिए एक प्रोटेक्शन का काम करती है, यूवी रेज को रोकती है, पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करती है। मीथेन की बात करें CH4, इसका उपयोग हम लोग ईंधन में करते हैं। बायोगैस, गोबर गैस, CNG, प्राकृतिक गैस, इन सभी का मुख्य संघटक गैस भी मीथेन है। वही अगर हम नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें N2O, तो इसे हम लोग हंसाने वाली गैस के नाम से जानते हैं, लॉफिंग गैस या हंसाने वाली गैस। हंसाने वाली गैस तो ये जहरीली नहीं होती। अब हमारे पास एक ऑप्शन बचा है। इस प्रकार से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं एग्जाम्स में। दोस्तों यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S गैस, और H2S इसका फॉर्मूला होता है, इसकी गंध जो होती है वो सड़े अंडे की गंध होती है। ध्यान देना है, इसमें से सड़े अंडे की गंध आती है, सड़े अंडे की गंध वाली गैस ही होगी। और ये गैस देखा जाए तो एक टॉक्सिसिटी रखने वाली गैस है, यदि जहरीली गैस मानी जाती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न के लिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करने वाला रोग है? बता देना है। पीलिया या जॉन्डिस इसको हम बोलते हैं। तो जॉन्डिस किससे? देखिए पीलिया हमारे अंदर यकृत भाग को प्रभावित करता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं एक प्रोटीन की अधिकता की वजह से ये रोग होता है। इस प्रोटीन का नाम होता है बिलीरुबिन। क्या नाम होगा? बिलीरुबिन की अधिकता से ये रोग होता है। तो बिलीरुबिन नाम का प्रोटीन अगर शरीर के अंदर हो जाए, अधिकता हो जाए, तो हमारे रक्त के अंदर ये पीला वर्णक होता है। वैसे तो पीले रंग का ये बिलीरुबिन अगर मात्रा में बढ़ जाए तो हमारे अंदर पीलापन आ जाएगा, यानी कि त्वचा पीली हो जाएगी, या फिर आप नेल्स का कलर देख सकते हो, हल्का पीला हो जाएगा, आंखों में पीलापन छा जाएगा। तो ये पीलिया के सिम्टम होते हैं। तो लीवर को पीलिया प्रभावित करता है। दोस्तों ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। पीलिया और पोलियो इन दोनों में कंफ्यूज ना हो। पोलियो वायरस का एक रोग है, इसमें शारीरिक अपंगता होती है, और पीलिया लीवर को प्रभावित करने वाली एक बीमारी है। अब दोस्तों मजा तो आ रहा है आपको? लाइक कर दीजिए फटाफट। अगर लाइक नहीं किया है, इतने इतने निर्दयी कठोर पत्थर दिल मत बनिए, क्योंकि इतना अच्छा सेशन आप लोगों के लिए हम लेकर आ रहे हैं, तो एक लाइक करने में क्या जाता है, और बढ़िया सा कमेंट कीजिए आपके द्वारा। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन हमारा 8 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं आज। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का केमिकल फॉर्मूलाज आपको बताना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? यहां दिया है NH, HCl, H2Na या फिर H2O3। दोस्तों सभी को पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, जो हमारे आमाशय से होता है। आपको पता है कि ये अम्ल हमारे आमाशय से निकलता है, आमाशय में पाया जाने वाला, आमाशय में पाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना है, ये हमारे पाचन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाएगा आपसे कि सांद्र HCl का pH मान कितना? तो सांद्र HCl का pH मान 0 के बराबर होता है। सबसे प्रबल अम्ल कंसंट्रेट HCl या हाई कंसंट्रेट HCl को बोला जाता है। तो HCl इस प्रश्न का क्या हो गया? सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्वेश्चन ऐसे ही लाजवाब मिल रहे हैं आपको, कुछ भी नया नहीं लगेगा एग्जाम्स में, हमारा वादा है। देखिए कंकाल की आयु का पता किस विधि से लगाया जाता है? अब ये क्वेश्चन यूनिक है, पहली बार ये आपके सेशन में आया है। अब कंकाल जो स्केलेटन होते हैं वो निकले। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कहीं खुदाई या डिगिंग चल रही होती है, तो वहां पर पुराने किसी जीव के अवशेष मिल जाते हैं या कोई जीवाश्म मिल जाता है। अब उस जीवाश्म को जानने के लिए उस पर रिसर्च होता है कि कितने साल पुराना है, ये किस काल का है। तो दोस्तों ये सब कैसे पता चला? तो मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देने वाला हूँ। कंकाल की आयु या फिर इसे हम लोग कह सकते हैं जीवाश्मों की आयु। जितने भी फॉसिल होते हैं या जीवाश्म होते हैं, इन जीवाश्मों की आयु का निर्धारण करने के लिए जीवाश्म की आयु का निर्धारण किससे किया जाता है? तो इनका डिटेक्शन किया जाता है कार्बन डेटिंग मेथड से। किससे किया जाएगा? कार्बन डेटिंग विधि या कार्बन डेटिंग पद्धति। और इस पद्धति में होता क्या है? तो दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना। इसमें कार्बन के C14 एक आइसोटोप्स होता है, इसका उपयोग करके पुरानी चीजों के अवशेष के बारे में पता लगाया जाता है। तो किस आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाएगा? तो C14 आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अब एक क्वेश्चन और यहां से बन सकता है, अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की आयु या चट्टानों की आयु, पृथ्वी की आयु या चट्टानों की आयु का निर्धारण किससे होगा? तो ये होगा यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। दोस्तों आप इस बात को अच्छे से समझ लें।
तो यूरेनियम डेटिंग पद्धति से क्या पता लगाया जाता है? तो पृथ्वी की आयु का निर्धारण और चट्टानों की आयु का निर्धारण करने वाला विज्ञान। तो दोस्तों ध्यान देना है, कार्बन डेटिंग पद्धति इस प्रश्न के लिए हमारे लिए हो जाएगा सही जवाब, जिसमें C14 का इस्तेमाल हम लोगों ने किया है। और पृथ्वी की आयु, चट्टानों की आयु यूरेनियम डेटिंग पद्धति से हम लोग निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है या एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 आपके बीच में। तरंगदैर्घ्य जिसे हम लोग लैम्बडा से शो करते हैं, तरंगदैर्घ्य क्या होती है? जैसे मान लीजिए ये दो वेव है, इस प्रकार की एक वेव है और इस वेव में मीन पोजिशन होती है, ये बनता है सुरंग और ये बनता है गर्त, नीचे बनता है गर्त और फिर ये आ जाता है यहाँ पर सुरंग। अब दोस्तों मैं बता दूं, इन सुरंगों से सुरंगों के बीच की दूरी, यहां से यहां तक की बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं लैम्बडा। क्या कहते हैं? लैम्बडा, यानी कि तरंगदैर्घ्य। और इस तरंगदैर्घ्य को मीटर में मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं? मीटर में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। यानी तरंगदैर्घ्य है क्या चीज? तो तरंगदैर्घ्य किसी तरंग के द्वारा चली गई दूरी को इंडिकेट करने वाली यूनिट मानी जाती है, जिसे मीटर में मेजर किया जाता है। दोस्तों आपको शायद समझ में यहां से आ गया होगा, तो बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि कोल गैस किसका मिश्रण होता है? बता देना है कोल गैस किसका मिश्रण है। तो यहाँ ZnSO4 होना चाहिए। H2SO4 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और यहाँ पर कुछ और दिया है। तो इसका सही जवाब हम लोग लेंगे कि जो कोल गैस होता है, कोल गैस के अंदर मोस्टली आता है क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड, या कार्बन मोनोऑक्साइड को ही कोल गैस के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है, वाटर गैस क्या होगा? वाटर गैस यानी कि जल गैस किसको कहते हैं? तो जल गैस मैं आपको बता देता हूं, जब कार्बन मोनोऑक्साइड में हाइड्रोजन जुड़ जाए तो ये जल गैस या वाटर गैस का निर्माण करता है। और एक आता है निर्माता गैस या प्रोड्यूसर गैस। तो प्रोड्यूसर गैस किसको कहते हैं? जब कार्बन मोनोऑक्साइड में नाइट्रोजन की मात्रा हो, नाइट्रोजन की मात्रा हो तो उसे हम निर्माता गैस के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों 12 क्वेश्चन हम लोगों ने बढ़िया तरीके से कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके बीच में। क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा एक मिश्रण है, यानी कि इसमें मिक्सचर कौन है? आपको इस मिक्सचर को यहां से चूज करना है और मुझे बता देना है। तो यहां हम देखें कि वर्षा का जल, तो बारिश का पानी दोस्तों सबसे शुद्ध रूप होता है। पानी अगर हम लोग देखें पानी का सबसे शुद्ध रूप कौन है, तो पानी का सबसे शुद्ध रूप है वर्षा का जल। फिर हम लोग बात करते हैं समुद्र का पानी। अब दोस्तों समुद्र के पानी में तो लवणता मिली होती है, कई सारे एलिमेंट्स मिले होते हैं, तो यहाँ पर जो मिश्रण होगा वो मिश्रण हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। ध्यान दीजिएगा, जो सी वाटर होता है उसमें नमक की मात्रा, NaCl की मात्रा और भी कई सारे मैग्नीशियम वगैरह और ढेर सारे आइटम्स जो तत्व होते हैं मिलते हैं और एक प्रकार का मिश्रण बन जाता है। तो समुद्र का पानी ये हो जाएगा एक मिश्रण का प्रकार, ठीक है। इसमें बाकी ऑप्शन हो जाएंगे रॉन्ग। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। सबसे कम तरंगदैर्घ्य इनमें से किसका होता है? बता देना है, यानी कि सबसे मिनिमम वेवलेंथ किसका है। तो हम लोगों ने यहाँ पर प्रिज्म वाला सिस्टम देखा है, आपने देखा था डिस्पर्जन ऑफ लाइट आप करवाते हो, तो यहाँ से आपको 7 रेज इस तरीके से मिल जाते दोस्तों। ये प्रिज्म के डिस्पर्जन ऑफ लाइट से हम लोगों ने देखा था बेजानी हपी नाला या बैंगनी जामुनी हपी नाला। अब ये क्या चीज है दोस्तों? सबसे कम वेवलेंथ होता है बैंगनी का और सबसे हाईएस्ट होता है किसका? लाल का। और सबसे कम किसका हो जाएगा? बैंगनी का। बैंगनी तरंगे ज्यादा फैलती हैं और ये दूर तक जाती हैं, ये फैलती कम है। तो ये प्रिज्म का अपवर्तन आपको समझ में आना चाहिए। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बैंगनी का हो जाएगा, क्योंकि इस स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे की ओर बैंगनी रंग का प्रकाश ही पाया जाता है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि कौन सी या सबसे ज्यादा पेनिट्रेट कौन कर सकता है या भेदन क्षमता किसकी होगी। कि भेदन लिखा है, इसको आप भेदन कर दीजिएगा। कौन किसी को भेद सकता है, जैसे दीवार को भी आर पार करने की क्षमता किसमें होती है? तो हमारे पास है अल्फा, बीटा और गामा रेज। अब दोस्तों अल्फा में प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा में गामा और ये न्यूट्रल होता है। अब गामा रेडिएशन में देखा कि ये हाई एनर्जेटिक है, यानी कि उच्च ऊर्जा की रेडिएशन है, उच्च ऊर्जा वाली रेडिएशन है। और इसका जो पेनिट्रेटिंग क्षमता होता है, यानी कि चीजों को भेदने की क्षमता, इसकी भेदन क्षमता अधिक होती है। सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी है? गामा की है, क्योंकि ये ऊर्जावान किरण है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अल्फा की सबसे कम होगी, बीटा की उससे ज्यादा होगी और गामा की सबसे ज्यादा होगी। दोस्तों ध्यान देना है, हेनरी बेकुरल ने गामा को खोज किया था, हेनरी बेकुरल।
हेनरी बैकुरल ने गामा की खोज की थी। अब ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज 32 वाले प्रैक्टिस सेट में मैंने 15 क्वेश्चन पढ़ाए। कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। एक छोटा सा कमेंट लिखने में आपका कुछ भी नहीं जाएगा और एक लाइक कीजिए। तो दोस्तों मेहनत चलती रहेगी। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने आपका ख्याल रखें और पढ़ाई को बहुत अच्छे से चलने दें। एक भी दिन लूज ना करें। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।